हेलो फ्रेंड्स, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल कुविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो प्यारे रसगुल्लो, कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की सीरीज में हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 12 तक सभी के अभ्यास प्रश्न करवा रखे हैं। उसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 13 कार्य का महत्व के समस्त प्रश्नों के उत्तर को हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने पुरानी क्लास नहीं देखी है तो उन सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमारी सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, वर्कबुक, वो सब क्लासेस आपको प्लेलिस्ट के ऊपर मिल जाएगी और उनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। वहां से आप बाकी सब क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम अध्याय नंबर 13 के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर आज की इस एक क्लास के अंदर बहुत अच्छे से जानेंगे। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके जो मित्र लोग हैं वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके और बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई का आनंद ले सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेज नंबर 183 पर दिए गए प्रश्न की। पहला प्रश्न है, लोग किन किन तरह की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि लोग किन किन तरह की गतिविधियों के अंदर संलग्न रहते हैं, यानी किस किस प्रकार की वो गतिविधियों के अंदर व्यस्त रहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो हमें अलग अलग काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं। जैसे यहां पर देखो, पहले चित्र के अंदर एक जो व्यक्ति हैं वो बच्चों को हो सकता है पढ़ाई करवा रहे हैं या कुछ कहानियां सुनाने का काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ग्लोब भी दिया हुआ है तो ऐसे लग रहा है कि वो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। दूसरे चित्र के अंदर जो दादाजी हैं वो खेती से संबंधित कुछ काम कर रहे हैं। तीसरे चित्र के अंदर दादाजी दुकान से कुछ खाने पीने की चीज खरीद रहे हैं। चौथे चित्र के अंदर एक कपड़े वाले की दुकान दिख रही है हमें। पांचवें चित्र में एक महिला सिलाई मशीन का उपयोग करते हुए दिख रही है। अगले चित्र के अंदर एक व्यक्ति कंप्यूटर सिखा रहा है। अगला चित्र है वो एक कपड़े की दुकान का है और लास्ट वाला चित्र है वो किसी कृषि मंडी का है। इसी तरह यहाँ पर देखो, एक महिला कुछ भाषण वगैरह दे रही है। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति कुछ ड्राइविंग कर रहा है। यहाँ पर ये गाड़ियों के निर्माण का काम कर रहा है। इधर ये महिला और व्यक्ति घर के अंदर समझ लीजिए ऐसा लग रहा है खाना बनाने का काम कर रहे हैं। इधर एक महिला अपने बच्चों को कुछ पढ़ा रही है और इधर एक वृद्ध महिला और एक बच्ची पेड़ पौधों की सेवा कर रही है। तो इन सभी प्रकार के चित्रों से हमें यह नजर आ रहा है कि जब हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो लोग हमें अलग अलग तरह के कार्यों के अंदर संलग्न नजर आते हैं। तो इन सभी चित्रों से हमें दो चीजें समझ में आ रही है कि जो लोग हैं वो दो तरह की गतिविधियों में शामिल हैं। एक गतिविधियां जहां से इनकम आती है और दूसरी गतिविधियां जहां से इनकम नहीं होती लेकिन वो एक अपने परिवार या समाज के लिए जरूरी होती है ना। जैसे घर के अंदर महिला और पुरुष मिला के खाना पका रहे हैं तो यहां से कोई इनकम नहीं हो रही है लेकिन ये अपने परिवार के देखभाल के लिए जरूरी है। तो हमारे आसपास होने वाले जितनी भी गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को हम दो तरह की गतिविधियों के अंदर बांटते हैं। कितनी तरह की? दो तरह की गतिविधियों के अंदर हम बांटते हैं। वो दो तरह की गतिविधियां कौन सी है, एक बार मैं नाम बता देता हूं। एक है आर्थिक गतिविधियां। कौन सी है? एक है आपकी, वो है आर्थिक गतिविधियां, जहां से धन दौलत इनकम आती है, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। दूसरी कौन सी है? गैर आर्थिक गतिविधियां। कौन सी है? गैर आर्थिक गतिविधियां। यानी ये वो कार्य है, वो गतिविधियां है जो अपने परिवार और समाज के लिए जरूरी है लेकिन यहां से कोई पैसे या इनकम प्राप्त नहीं होती है। तो देखो, पहली है वो है आर्थिक गतिविधियां जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। जैसे दुकानदार है वो सामान को बेचते हैं, वकील मुकदमों पर काम करते हैं, ड्राइवर सामान को ढोते हैं, अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता है। तो इन सभी चीजों के बदले उन्हें क्या मिलते हैं? पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है।
तो पहली तो वो सारी गतिविधियां है जहां से पैसे मिलते हैं, इनकम प्राप्त होती है। दूसरी वो गतिविधियां है, वो है गैर आर्थिक गतिविधियां, जो केवल प्यार और देखभाल के लिए की जाती है। जैसे घर पर खाना बनाना, दादा दादी की मदद करना, त्योहारों पर सजावट करना, समाज के लिए वृक्षारोपण करना, फिर अपने आसपास के परिवेश में साफ सफाई के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना, समय समय पर सफाई में योगदान देना। ये वो गतिविधियां हैं जो पैसों के लिए नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले प्रश्न का सीधा सा उत्तर है कि जब हम अपने आसपास के एरियाज में देखते हैं तो हमें दो तरह के लोग नजर आते हैं। पहले वो लोग जो पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ कार्य किया करते हैं, और दूसरे वो लोग जो काम तो हमें करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो पैसा कमाने के लिए नहीं होते हैं। तो इस तरह लोग दो तरह की गतिविधियों के अंदर व्यस्त रहते हैं, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियां। आगे बढ़े लाडलो, दूसरा प्रश्न, हमारे जीवन में उनका क्या योगदान है? उनका मतलब किसका? आपके आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों का। किसका? हमारे जीवन के अंदर आर्थिक और गैर आर्थिक जो क्रियाएं हैं या जो गतिविधियां हैं, उनका हमारे जीवन में क्या योगदान है, वो हमें यहां पर बताना है। तो देखो, जो आर्थिक गतिविधियां हैं, वो आर्थिक गतिविधियों से हमें क्या प्राप्त होगा? धन प्राप्त होगा, पैसे प्राप्त होंगे। तो उन आर्थिक गतिविधियां वो हमें जरूरी चीजें देकर और अर्थव्यवस्था को चलाए रखकर क्या करती है? मदद करती है। यानी आर्थिक गतिविधियां जहां से हमें क्या प्राप्त होता है? जहां से हमें पैसे यानी कि इनकम होती है। उन इनकम से हम अपने जीवन की जरूरी चीजों को खरीद पाते हैं और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छे से चल पाती है। फिर बात करें गैर आर्थिक गतिविधियां, ये वो गतिविधियां हैं जहां से पैसे तो नहीं मिलते लेकिन हमारे जीवन को खुशहाल और हमारे परिवार की देखभाल देख रेख करने के लिए, एक बेहतर सामाजिक जनजीवन के लिए ये गतिविधियां जरूरी है। ये गतिविधियां मजबूत रिश्तों और एक संवेदनशील समाज को बनाने में मदद करती है। भले ही इनमें पैसे की जरूरत न हो, लेकिन परिवार, समाज, रिश्ते, इनको बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या जरूरी है? गैर आर्थिक गतिविधियां जरूरी है। ठीक है, तो दोनों ही गतिविधियां, चाहे वो आर्थिक हो या गैर आर्थिक हो, व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। यहां पर देखो, पहली कौन सी क्रिया का चित्र दिया हुआ है? आर्थिक क्रिया का। ये कोई ठेकेदार लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहां से इन्हें क्या होगी? इनकम होगी। उस इनकम से ये लोग अपने जीवन यापन की जो जरूरी चीजें हैं उनको खरीद पाएंगे और इसी से देश की अर्थव्यवस्था भी चलेगी। आगे बात करें हम, अगला जो चित्र है वो किसका है? बैंकिंग का। यहां पर देखो, ये व्यक्ति बैंकिंग सेवाओं का लाभ लेने के लिए आया है और ये महिला अपना कर्तव्य यहाँ पर निभा रही है, जो क्या है? बैंक की एक एम्प्लॉय है। इस बैंक की एम्प्लॉय को इसके कार्य के बदले क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। अगले चित्र के अंदर एक किसान है, वो खेत के अंदर क्या कर रहा है? ट्रैक्टर चला रहा है। ये कौन सी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है जहां से इनकम होती है। फिर अगला देखो, ये कौन सी क्रिया है? गैर आर्थिक। जैसे यहां पर देखो, मंदिर के अंदर प्रसाद वितरण, तो यहां से इस बांटने वाले को कोई धन की इनकम नहीं हो रही है। इसी तरह देखो, किसी गुरुद्वारे के अंदर, इसका चित्र है लंगर, यानी लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। तो यहां से इनको कोई इनकम प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये सामाजिक कार्य है। कौन से कार्य है? सामाजिक कार्य है। ठीक, आगे बात करें पेज संख्या 185 की। अनु और कबीर की कहानी में लोग किन गतिविधियों में संलग्न थे? नीचे दी गई तालिका में उनका उल्लेख करो। आपके चैप्टर के अंदर पेज नंबर 185 पे एक कहानी आई है, अनु और कबीर की कहानी। तो उस कहानी के अंदर जो लोग हैं वो कौन कौन से कार्यों अथवा गतिविधियों में व्यस्त थे, संलग्न हैं, उसमें लगे हुए हैं, वो आपको बताना है। तो देखो, हमने सारणी बनाई है। एक भाग में लिखा है व्यक्ति, दूसरे भाग में लिखा है उनकी गतिविधियां। देखो, जैसे अनु के दादाजी, वो क्या काम कर रहे हैं? सब्जी के बगीचे की देखभाल का काम कर रहे हैं। अनु की दादी कौन सा काम कर रही है?
घर के कामों को निपटाने का काम कर रही है, साफ सफाई, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, वो चीजें। अनु के माता पिता क्या कर रहे हैं? वृद्धि और रेडीमेड वस्त्र बेचने वाली दुकान चलाना। वो क्या करते हैं? कपड़े की दुकान है उनके और वहां पर कपड़ों को बेचने का काम करते हैं। अनु की मां क्या करती है? एक स्वैच्छिक समूह के माध्यम से समुदाय की महिलाओं को बुनाई सिखाने का काम करती है। क्या करती है? एक समूह के माध्यम से जो उनके समाज या समुदाय की महिलाएं हैं उनको बुनाई सिखाती है, कपड़ों की बुनाई कैसे करते हैं। अनु का बड़ा भाई रोहन क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता है और कंप्यूटर अनुप्रयोग को विकसित करता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। रोहन क्या करता है? सप्ताहांत पर, सप्ताह के अंत पर एक विकास कार्यक्रम में युवाओं को कंप्यूटर कौशल सिखाने के लिए वो स्वयं सेवा करता है। फिर कबीर क्या करता है? अपने आसपास के लोगों की गतिविधियों का अवलोकन करना और उनकी सराहना करना। ये काम किसके हैं? कबीर के। तो यहां पर हमने जाना कि जो चैप्टर के अंदर अनु और कबीर की कहानी दी गई है उसके अंदर जो पात्र है वो अलग अलग कामों के अंदर लगे हुए हैं, अलग अलग गतिविधियों के अंदर वो लगे हुए हैं। ठीक है, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 187 पर दिया हुआ प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 185 पर दी गई तालिका में क्या आपने तीसरा कॉलम देखा? इस कॉलम को आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधि नाम दे। अब इन्हें गतिविधि के प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत करें। देखो अभी जो हमने सारणी देखी थी उसी के अंदर हमने तीसरा कॉलम और जोड़ना है। तीसरे कॉलम का नाम क्या देना है? आर्थिक अथवा गैर आर्थिक गतिविधि, यानी गतिविधि का प्रकार कौन सा है, और फिर वो आपको उसमें लिखना है। तो देखो रसगुल्लो, यहां पर हमने लिखा है व्यक्ति, फिर गतिविधि और इधर गतिविधि का प्रकार कि वो कौन सी गतिविधि है, आर्थिक है कि गैर आर्थिक। दादाजी क्या काम कर रहे थे? बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना। ये कौन सी क्रिया है? गैर आर्थिक। यहां से दादाजी को कोई इनकम नहीं हो रही है। दादाजी और क्या काम कर रहे थे? बागवानी का काम, अपने घर के अंदर बगीचे के अंदर छोटा मोटा काम कर रहे थे, वो भी गैर आर्थिक है, वहां से उन्हें कोई इनकम नहीं हो रही। फिर दादाजी घर के काम निपटाना, ये क्या है? दादी जी है, ठीक है। दादी जी का काम क्या था? घर के काम निपटाना, तो वो भी कौन सा काम है? गैर आर्थिक, ठीक है। फिर अभिभावक यानी माता पिता, वो कपड़ों की दुकान चलाते हैं, वो कौन सी क्रिया है? आर्थिक, वहां से इनकम होती है। माँ क्या करेगी? दूसरों को बुनाई सिखाने का काम कर रही है, लेकिन वो समुदाय के हित में कर रही है, मतलब वो कौन सी होगी? गैर आर्थिक। रोहन का भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता है, तो वहां से उसे सैलरी मिलती है, इनकम होती है। रोहन स्वयं सेवा कंप्यूटर कौशल, यानी अपनी इच्छा से वो लोगों को कंप्यूटर सिखाने का काम करता है, वो भी कैसा है? गैर आर्थिक, वहां से उसे कोई इनकम नहीं हो रही है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 189, 189। क्या आप अपने घर से विद्यालय जाने के मार्ग में लोगों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का स्मरण कर सकते हैं? आपके विचार से इन लोगों को किस प्रकार भुगतान किया जाता है? कि जब आप रोजाना अपने घर से स्कूल जाते हैं तो रास्ते के अंदर अलग अलग लोगों को काम करते हुए आप देख रहे होते हैं, है ना? तो आपके विचार से इन लोगों को भुगतान, पेमेंट कैसे किया जाता है? तो देखो स्कूल जाते समय मैंने कई सारे लोगों को दुकान में काम करते हुए, फल और सब्जियां बेचते हुए और बस चलाते हुए देखा है। दुकानदार है वो सामान बेचकर पैसा कमाता है, दुकान के कर्मचारियों को महीने में एक बार वेतन मिलता है, विक्रेता किसान को उनके द्वारा बेचे गए फल और सब्जियों के लिए पैसे मिलते हैं, और बस ड्राइवर को बस चलाने के बदले दिहाड़ी अथवा मासिक मजदूरी मिलती है। तो इस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग कार्य के अनुसार उन्हें अलग अलग तरीके से भुगतान किया जाता है। जैसे सब्जी की दुकान वाला है, ग्राहक उससे सब्जी खरीदेंगे, इसके बदले में वो दुकानदार को पैसे लेंगे। दुकानदार कहां से लाएगा? दुकानदार है वो या तो मंडी से लाएगा, या जैसे सब्जियां बेच रहा है तो वो या तो मंडी से लाएगा या किसान से खरीद कर लाएगा। तो किसान को कैसे पैसे कौन देगा? वो दुकानदार देगा। इसी तरह दुकान के अंदर यदि कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका जो सेठ होगा, मालिक होगा, वो महीने के अंदर एक बार या जो भी उनका सिस्टम होगा उसके अनुसार पेमेंट करेगा। और जो बस ड्राइवर है तो जो बस कंपनी का मालिक होगा वो उस ड्राइवर को उसके काम के अनुसार वो हिसाब करेगा, तो प्रतिदिन के आधार पर उसको पेमेंट देता होगा या महीने के आधार पर सैलरी देता होगा। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 191। उन गतिविधियों ऑब्लिक व्यवसायों के सामने सही का निशान लगाए
जो आपको लगता है कि मौद्रिक मूल्य सर्जन करते हैं। क्या आप अंत में खाली पंक्तियों में धन संबंधी मूल्य सर्जन की दो गतिविधियां और उदाहरण जोड़ सकते हैं? क्या कह रहा है कि आपके सामने एक सारणी दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी गतिविधि है जहां से मौद्रिक मूल्य धन की प्राप्ति होती है, मुद्रा का अर्जन होता है। तो देखो, जैसे बेकरी, बेकरी में काम क्या होगा? ब्रेड और पेस्ट्री बनाना और बेचना, तो वहां से धन की प्राप्ति होगी। फिर दर्जी, दर्जी का काम क्या है? दर्जी का काम है भुगतान के लिए कपड़े सिलना और बदलना। यहां पर ये बेकर ही था, ठीक है, जो बेकरी के अंदर काम करता है वो क्या होता है? वो बेकर होता है। तो यहां पर बेकर ही सही था। बेकर क्या करता है? जो बेकरी के अंदर काम करता है। दर्जी का काम क्या है? दर्जी का काम कपड़े सिलना और बदलना, इसके लिए भी उसे पैसे मिलते हैं, ये भी एक मौद्रिक मूल्य सर्जन कर रहा है। किसान अपने ट्रैक्टर की मरम्मत करते हुए, तो किसान जब अपने ट्रैक्टर के खराब होने पर उसको रिपेयर करेगा तो वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा है, कमाने के लिए नहीं कर रहा। इस वजह से वहां से उसे कोई धन की प्राप्ति नहीं होती। डॉक्टर क्या करेगा? चिकित्सा उपचार देगा और शुल्क अर्जित करेगा, वो रोगियों का इलाज करेगा, वहां से उसे इनकम होगी। माता पिता अपने परिवार के लिए रात का खाना बना रहे हैं, तो ये प्यार से किया गया कार्य है, अपने परिवार की देखभाल के लिए किया गया कार्य है, पैसे के लिए नहीं। तो यहां से कोई धन प्राप्त नहीं होगा। वैज्ञानिक ये रिसर्च करेंगे और उसके अनुसार सरकार के द्वारा या जिस भी कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी मिलेगी। बीमार दादा दादी की देखभाल करने वाला व्यक्ति, तो देखभाल का काम प्यार से होता है, वेतन वाली ये नौकरी नहीं है, अतः यहां पर भी धन का अर्जन नहीं होगा। शिक्षक ये छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे और इसके बदले उन्हें सैलरी मिलेगी। कार मैकेनिक ये वाहनों की मरम्मत करेगा और इस काम के बदले वो पैसा लेगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि अलग अलग कार्य के आधार पर यह निर्धारित होता है कि कौन सी गतिविधि से इनकम होगी और कौन सी गतिविधि से इनकम नहीं होगी। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 193 पर। भारत के अनेक समुदायों में सामुदायिक सहभागिता की समान परंपरा है। क्या आप अपने क्षेत्र की कुछ ऐसी परंपराओं के बारे में बता सकते हैं जहां पर समुदाय के लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं? देखो, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, इस अभियान के तहत समुदाय के लोग अपनी गलियों, सड़कों और पार्कों की सफाई करते हैं। फिर वन महोत्सव, बरसात के मौसम में कॉलोनी और गांव के अंदर समुदाय के लोग मिलकर क्या करते हैं? पेड़ लगाते हैं। फिर विश्वकर्मा एवं कुछ अन्य धार्मिक दिन, सभी आगंतुक निःशुल्क उस दिन जा सकते हैं वहां पर। सर्व शिक्षा, कुछ लोग वंचित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। सर्दी के कपड़े, रात्रि में सड़क किनारे लोगों को कंबल वितरित करना, ये एक प्रकार की सामुदायिक सहभागिता के कार्य हैं, जहां पर लोग समुदाय के रूप में मिलकर, यानी एक से अधिक लोग मिलकर अलग अलग गतिविधियों अथवा कार्यों को संपादित करते हैं। आगे बात करें हम भारत के अंदर कई सारे त्योहार मनाते हैं। इन त्योहारों के अवसर पर लोग मिलकर अनेक गतिविधियां करते हैं। वे मिलजुल कर स्थान की सजावट करते हैं और अलग अलग व्यंजनों को भी बनाते हैं। क्या ये गैर आर्थिक क्रिया है? आपके विचार से इनमें क्या जीवन मूल्य समाहित है? तो बिल्कुल सही बात है, ये कौन सी क्रिया है? गैर आर्थिक। यहां से कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि लोग इन्हें मौज मस्ती और साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए करते हैं, न कि पैसा कमाने के लिए। और इन गतिविधियों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये समुदाय को एक साथ लाते हैं, एक साथ जोड़ कर रखते हैं, समुदाय में खुशियां पैदा करते हैं, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देते हैं, परंपरा का जश्न मनाते हैं और दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करते हैं। इस वजह से ये समाज के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। भले ही यहां से कोई इनकम न होती हो, लेकिन समुदाय के अंदर आपसी भाईचारा, सद्भाव, मिलनसार का भाव बनाए रखने के लिए ये गतिविधियां बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात करते हैं रसगुल्लो, तीसरा। क्या आप उन सामुदायिक कार्यक्रमों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें आपके विद्यालय या आसपास आयोजित किया गया हो? इन कार्यक्रमों में आपने क्या देखा? तो देखो, हमारे विद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें हमने स्थानीय पार्क के अंदर पेड़ लगाते हैं। वह मैंने देखा बहुत से छात्र और शिक्षक इसमें भाग लेते हैं। यह एकजुटता, जिम्मेदारी, टीम वर्क और आत्मसंतुष्टि की भावना देता है।
साथ ही साथ पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण को बचाने में भी मदद करता है। इससे हमने अपने समुदाय के लिए पेड़ों के महत्व के बारे में सीखा है कि हम किस तरह सामुदायिक तरीके से मिलकर अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर सकते हैं, जो हमारे समाज के साथ साथ, हमारे समुदाय के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न, गतिविधियां और परियोजनाएं। अभी तक हमने जो प्रश्न डिस्कस किए वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए थे, है ना। वो पाठ के भीतर अलग अलग पेज नंबर पर पूछे गए थे। अब बात करते हैं उन प्रश्न की जो पाठ के पीछे अभ्यास के तौर पर दिए हुए हैं। देखो, पहला प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियां और गैर आर्थिक गतिविधियों से किस प्रकार भिन्न है। गैर आर्थिक गतिविधियां और आर्थिक गतिविधियां दोनों के बीच में अंतर क्या है, वो आपको प्यारे लाडलो रसगुल्लो बताना है। देखो, बात करें हम आर्थिक गतिविधियां, तो जो पैसा कमाने के उद्देश्य से कार्य किए जाते हैं वो आर्थिक गतिविधियां है। जैसे एक किसान जो सब्जियां बेचता है, एक वकील जो कानूनी मदद के लिए फीस लेता है, ये सारी कौन सी गतिविधियां है, आर्थिक। जैसे टीचर स्कूल में पढ़ाता है पैसों के लिए, डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है पैसों के लिए, दुकानदार चीजों को बेचता है पैसों के लिए। तो ये सारी गतिविधियां कौन सी है, आर्थिक, जहां से इनकम होती है। दूसरी कौन सी गतिविधियां है, गैर आर्थिक, जो प्यार, देखभाल या जिम्मेदारी से की जाती है, न कि पैसा कमाने के लिए। जैसे माता पिता खाना बनाते हैं, बच्चे दादा दादी की मदद करते हैं, ये सारी क्रिया कौन सी है, गैर आर्थिक, जहां से कोई इनकम नहीं होती है। जैसे यहाँ पर चित्र देखो, दादाजी है वो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, दादाजी है वो अपने बच्चों को कुछ कहानियां सुना रहे हैं। इधर दादाजी खेत के अंदर या बागवानी में कुछ काम कर रहे हैं, इधर खाने पीने की चीजें बेची जा रही है, इधर दादाजी कपड़ों का कुछ काम कर रहे हैं, इधर महिला सिलाई मशीन सिखा रही है, इधर सर जी कंप्यूटर सिखा रहे हैं, इधर वस्त्र बेचे जा रहे हैं और इधर सब्जियां बेची जा रही हैं। ये सारी वो गतिविधियां हैं जिनके अंदर देखो, जैसे तीसरी गतिविधि यहां से इनकम होगी, चौथी गतिविधि यहां से इनकम होगी, फिर आपका जो सिखा रहे हैं यहां से होगी, वस्त्र बेच रहा है यहां से होगी, सब्जी मंडी से इनकम होगी। इसी तरह देखो, ये महिला कुछ भाषण दे रही है, मोटिवेट कर रही है, ये व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है, ये मैकेनिक का काम कर रहा है, ये घर के अंदर खाना बना रहे हैं, ये माँ बच्चों को सिखा रही है और इधर दादी है वो बच्चे की मदद कर रही है। तो यहाँ पर जो गतिविधियां पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है वो आर्थिक गतिविधियां हैं, और जो गतिविधियां केवल और केवल प्यार, देखभाल या जिम्मेदारी के उद्देश्य से की जाती है, जहां से इनकम कोई प्राप्त नहीं होती, वो कौन सी है, गैर आर्थिक गतिविधियां है। आगे बात करें हम, दूसरा प्रश्न, लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उदाहरण सही समझाइए। कि जब हम अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं या आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, तो लोग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में, जहां से इनकम होती है, उसमें व्यस्त हैं। तो देखो, लोग विभिन्न अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते हैं जहां से उन्हें इनकम मिलती है। जैसे प्राथमिक गतिविधियां, जैसे खेती, उदाहरण के लिए किसान गेहूं उगा रहा है और फिर गेहूं को बाजार के अंदर बेच रहा है। द्वितीय गतिविधियां, जैसे विनिर्माण, एक फैक्ट्री के अंदर जो कर्मचारी है वो कपड़े बना रहा है, इसके लिए वो फैक्ट्री उसे क्या कर रही है, फैक्ट्री का जो मालिक है वो उसे सैलरी दे रहा है, तो यहां से भी इनकम हो रही है। फिर तृतीय गतिविधियां, जैसे सेवाएं, जैसे स्कूल के अंदर पढ़ाने वाला एक टीचर, उस काम के बदले उसे वेतन मिल रहा है। तो ये सारी वो गतिविधियां हैं जो आर्थिक गतिविधियां हैं, जहां से इनकम प्राप्त होती है। ये सभी चीजें लोगों को पैसा कमाने में क्या करती है, मदद करती है, अतः ये आपकी आर्थिक गतिविधियां है। तीसरा देखो, सामुदायिक सेवा गतिविधियों में लगे लोगों का बहुत महत्व है, इस कथन पर टिप्पणी करो। कि ऐसे लोग जो सामुदायिक सेवा की गतिविधियों में लगे हुए हैं, उनका बहुत महत्व है, इस कथन पर टिप्पणी करनी है। जैसे यहाँ पर देखो, पहले चित्र के अंदर जो स्कूली बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो साफ सफाई का काम कर रहे हैं। दूसरे चित्र में वो क्या कर रहे हैं, वो वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं। फिर अगले चित्र के अंदर देखो, ये महिला मंदिर के अंदर प्रसादी ग्रहण कर रही है, प्रसादी ले रही है। फिर यहाँ पर भी मंदिर के अंदर भोजन खाने का काम चल रहा है ना, भोजन को बांटने का, यानी गरीब लोगों की सेवा करने का काम चल रहा है। तो ये सारे काम है वो सामुदायिक कार्य है,
वो किसी व्यक्ति के निजी हित के लिए नहीं है और न ही यहां से कोई इनकम प्राप्त हो रही है। तो हम कहेंगे कि हाँ, जो लोग सामुदायिक सेवा करते हैं वे दूसरों की मदद करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। भले ही वे पैसा न कमाएं, फिर भी उनका काम काफी मूल्यवान होता है। इससे यह पता चलता है कि वे दूसरों की परवाह करते हैं और अपने समुदाय और पर्यावरण की जिम्मेदारी वो लेते हैं। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस प्रकार से मुआवजा दिया जाता है, कुछ उदाहरण देखो। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए लोगों को किस प्रकार से मुआवजा दिया जाता है, उसके कुछ उदाहरण। तो देखो, आर्थिक गतिविधियां करने के लिए लोगों को अलग अलग तरीकों से पेमेंट किया जाता है। जैसे मजदूरी, इसमें या तो दैनिक यानी प्रतिदिन या साप्ताहिक 7 दिनों के आधार पर या मासिक भुगतान किया जाता है। जैसे एक निर्माण श्रमिक, निर्माण कार्य करने वाला कोई मजदूर। फिर वेतन, मासिक निश्चित आय, जैसे एक शिक्षक को एक महीने का उचित पेमेंट या सैलरी दी जाती है। फिर शुल्क, पेशेवर सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है, जैसे डॉक्टर या वकील, उनको उनकी सेवाओं के अनुसार पेमेंट किया जाता है। फिर वस्तु के रूप में भुगतान, गैर नकद भुगतान, जैसे पैसे की बजाय भोजन देना या सामान देना। उदाहरण के लिए सहायकों को कृषि उपज देना, जहां पर किसी वस्तु के बदले में उसको अपने कार्य के लिए भुगतान किया जाता है। ठीक है। फिर लाभ, व्यवसाय में अर्जित धन, जैसे दुकानदारी, इसके जरिए क्या किया जाता है, लोगों को चीजों को बेचकर वहां से एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त की जाती है। फिर किराया, भूमि या संपत्ति को उपयोग के लिए देने से अर्जित धन। कई लोग क्या करते हैं, अपनी भूमि या संपत्ति को दूसरे लोगों को काम के लिए देते हैं, जहां से वो क्या करते हैं, सामने वाली पार्टी से इनकम लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इन अलग अलग तरीकों से आर्थिक गतिविधियों के लिए पैसों का भुगतान किया जाता है। जैसे यहां पर देखो, पहले काम के अंदर ये व्यक्ति है, इस दूसरे व्यक्ति को इस लकड़ियों के बंडल के बदले कुछ ना कुछ भुगतान कर रहा है। यहां पर देखो, ये दुकानदार एक कुर्सी को ग्राहक को बेच रहा है, तो इसके बदले वो भुगतान कर रहा है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे लाडलो, प्यारे रसगुल्लो, आज की इस क्लास के अंदर हमने आपके अध्याय नंबर 13 कार्य का महत्व के पाठ के भीतर दिए गए और अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।